हिंदी में विस्तार से समझाता हूं। प्रस्तावना, प्रियम्बल। प्रस्तावना क्या है? ये किसी भी संविधान का एक परिचयात्मक कथन होता है जिसमें संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों का उल्लेख होता है। ये संविधान का सार या निचोड़ है। ये हमें बताती है कि हमारा संविधान किस बारे में है। ये हमें संविधान के दर्शन, फिलॉसफी के बारे में बताती है। एक रोचक बात यह है कि प्रस्तावना को पूरे संविधान के बन जाने के बाद बनाया गया था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही संशोधित रूप है। पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 अपनाया गया 22 जनवरी 1947 प्रस्तावना पर टिप्पणियां N.A. पालखीवाला ने इसे संविधान का पहचान पत्र, ID कार्ड कहा। K.M. मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा। पम. ठाकुर दास ने इसे आभूषणों का सेट, ज्वेल सेट कहा। प्रस्तावना को समझना संविधान की शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना की शुरुआत हम, भारत के लोग से होती है। ये दिखाता है कि संविधान को भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया और लागू किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी शक्ति ने हम पर थोपा है। संविधान की प्रकृति संप्रभु, सॉवरन। इसका मतलब है कि भारत के लोगों को अपने आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। समाजवादी, सोशलिस्ट। इसका मतलब है कि देश की संपत्ति सामाजिक रूप से उत्पन्न होती है और इसे समाज द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। सरकार को सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए भूमि और उद्योग के स्वामित्व को नियंत्रित करना चाहिए। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी है। धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर। नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने या किसी भी धर्म का पालन न करने की पूरी स्वतंत्रता है। देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। सरकार सभी धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करती है। भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, जिसका अर्थ है कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे सुधार के लिए। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। सरकार संवैधानिक नियमों और सिद्धांतों के एक सेट के अनुसार काम करती है। ये लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए सरकार है। गणराज्य, रिपब्लिक। एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट, यानी राष्ट्रपति, लोगों द्वारा चुना जाता है और यह पद वंशानुगत नहीं होता। इसके विपरीत यूके एक गणराज्य नहीं है क्योंकि वहां का प्रमुख वंशानुगत राजा या रानी होता है। संविधान के उद्देश्य न्याय, जस्टिस। नागरिकों के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सामाजिक असमानताओं को कम करना होगा। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता, लिबर्टी। नागरिकों पर इस बात के लिए कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं है कि वे क्या सोचते हैं, वे अपने विचारों को कैसे व्यक्त करना चाहते हैं और वे अपने विचारों पर कैसे अमल करना चाहते हैं। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता, इक्वालिटी। कानून के समक्ष सभी समान हैं। पारंपरिक सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार को सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता दी गई है: प्रतिष्ठा, स्टेटस, और अवसर, अपॉर्चुनिटी। बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। हम सभी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। किसी को भी अपने साथी नागरिक को हीन नहीं समझना चाहिए। ध्यान दें, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणराज्य शब्द फ्रांस से लिए गए हैं और न्याय के आदर्श रूस से लिए गए हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और क्या इसमें संशोधन हो सकता है? बेरुबारी यूनियन केस 1960। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये केवल संविधान को समझने की एक कुंजी है। केशवानंद भारती केस 1973। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ये भी कहा कि यह संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, को दर्शाती है, जिसे बदला नहीं जा सकता। LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इसने केशवानंद भारती मामले के फैसले की फिर से पुष्टि की। निष्कर्ष: हाँ, प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसकी मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता। प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया है। इसने 3 नए शब्द जोड़े: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना की प्रवर्तनीयता, अनफोर्सेबिलिटी। इसे कानून की अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता। यह न तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और न ही उस पर कोई प्रतिबंध है, लेकिन इसे संविधान की कानूनी व्याख्या में सहायता के रूप में माना जा सकता है। संविधान का भाग 1 और भाग 2 भाग I, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1-4, अनुच्छेद 1,
संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। 1. इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। यह स्पष्ट करता है कि भारत राज्यों का संघ है, न कि राज्यों का परिसंघ, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है कि राज्य एक समझौते के तहत एक साथ नहीं आए हैं और उन्हें संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। राज्यों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन देश को नहीं। जबकि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अनुच्छेद 2. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद कानून द्वारा संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। यह उन क्षेत्रों के बारे में है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे, जैसे विदेशी क्षेत्र। अनुच्छेद 3. नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है। नोट: अनुच्छेद 3 से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही पेश किया जा सकता है, जो इस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को उनके विचार जानने के लिए भेजेगा। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए किसी भी कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसलिए ऐसे कानून को संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। अपवाद: यदि भारतीय क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपना है तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की आवश्यकता होगी। बेरुबारी यूनियन केस 1960। उदाहरण: 100वां संविधान संशोधन 2014, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि की अदला बदली हुई। रियासतों का एकीकरण और राज्यों का गठन 1947 में 565 रियासतों में से 562 ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की। 3 प्रमुख रियासतों ने शुरू में मना कर दिया। जम्मू और कश्मीर विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल हुआ। जूनागढ़ जनमत संग्रह रेफरेंडम के बाद भारत का हिस्सा बना। हैदराबाद सितंबर 1948 में सैन्य अभियान ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में एकीकृत किया गया। राज्यों के भाषाई पुनर्गठन पर समितियां धर आयोग 1948, इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पुनर्गठन की सिफारिश की। जेवीपी समिति 1948, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के विचार को खारिज कर दिया। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु 1952, एक अलग तेलुगु भाषी राज्य के लिए भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। 1953 में भारत का पहला भाषाई राज्य बना। फजल अली आयोग 1953, इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया, लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस अधिनियम ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5-11 भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप है, जो ब्रिटेन यूके से ली गई है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 को कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करता है। अ. उसका जन्म भारत में हुआ हो। बी. उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। सी. वो 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत का सामान्य निवासी रहा हो। अनुच्छेद 6-8 ये अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आए लोगों, भारत से पाकिस्तान गए और फिर वापस आए लोगों और भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 9 यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह अब भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 11 संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति देता है। नागरिकता अधिनियम 1955 यह अधिनियम 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। नागरिकता प्राप्त करना जन्म से बाय बर्थ, वंश से बाय डिसेंट, भारतीय मूल का व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश में रह रहा है। पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन 7 साल तक भारत में रहने के बाद आवेदन करने पर। प्राकृतिक रूप से बाय नेचुरलाइजेशन कोई विदेशी नागरिक जो 12 साल से भारत में रह रहा हो और 8वीं अनुसूची की किसी एक भारतीय भाषा को जानता हो। क्षेत्र को शामिल करके बाय इंकॉर्पोरेटिंग अ टेरिटरी नागरिकता खोना, त्याग, रिनंसिएशन, स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ देना। समाप्ति टर्मिनेशन स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता बिना बताए प्राप्त कर लेना। वंचन डेप्रिवेशन यदि धोखाधड़ी या झूठे दस्तावेजों से नागरिकता प्राप्त की गई हो।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA ये 3 देशों बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के 6 समुदायों हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध के लोगों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है। शर्तें 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो। कम से कम 6 साल भारत में रहना होगा, पहले 12 साल की शर्त थी। भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12-35 ये कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकारों का एक समूह है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह अवधारणा यूएसए के संविधान बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया और अब यह अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18 स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का विवरण अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा ये राज्य शब्द को परिभाषित करता है जिसमें भारत सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें और विधायिका और सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत कानून कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है उसे न्यायपालिका द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18 अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण कानून के समक्ष समानता यह एक नकारात्मक अवधारणा है जो यूके से ली गई है। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में हर कोई समान है। कानूनों का समान संरक्षण यह एक सकारात्मक अवधारणा है जो यूएसए से ली गई है। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध राज्य इन 5 आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अपवाद राज्य महिलाओं और बच्चों अनुच्छेद 15(3) और अनुसूचित जातियों और जनजातियों अनुच्छेद 15(4) की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद राज्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। मंडल आयोग ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की जिसे इंदिरा साहनी मामले 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, लेकिन कुल आरक्षण पर 50% की सीमा भी तय की। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन अस्पृश्यता का किसी भी रूप में अभ्यास निषिद्ध है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत राज्य द्वारा सैन्य या शैक्षणिक सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, जैसे महाराजा, राय बहादुर आदि। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22 अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा या कोई व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण इसके तहत 3 प्रकार की सुरक्षा है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ किसी व्यक्ति को उस समय लागू कानून से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता जब उसने अपराध किया था। नो डबल जेपडी किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके दायरे का विस्तार किया और कहा कि इसमें स्वास्थ्य, आश्रय, निजता आदि का अधिकार भी शामिल है। केएस पुट्टस्वामी मामले ने पुष्टि की कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का एक आंतरिक हिस्सा है। अनुच्छेद 21(a) शिक्षा का अधिकार इसे 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध मनुष्यों की तस्करी, खरीद बिक्री और बेगार
बिना वेतन के काम प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 24 खतरनाक स्थानों पर बच्चों के रोजगार का निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में नियोजित नहीं किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25-28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शैक्षिकी अधिकार। अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को इसे संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा। यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रिट्स जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, शरीर को प्रस्तुत करो, अवैध हिरासत के खिलाफ। परमादेश, मैंडेमस, हम आदेश देते हैं, किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देना। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, रोकना, उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकना। उत्प्रेषण, सर्वश्रेय, प्रमाणित होना, उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत से किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करना। अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो, किस अधिकार से किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर बने रहने के अधिकार को चुनौती देना। भाग एव, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, DPSP, अनुच्छेद 36-51। यह अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ये गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिशिएबल हैं, जिसका अर्थ है कि इन्हें अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में मदद करना और एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, की स्थापना करना है। कुछ महत्वपूर्ण निदेशक सिद्धांत। अनुच्छेद 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना। अनुच्छेद 39 D पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, गांधीवादी सिद्धांत। अनुच्छेद 43 B सहकारी समितियों को बढ़ावा देना 97वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 45 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान 86वें संशोधन द्वारा बदला गया। अनुच्छेद 48 A पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों का संरक्षण 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। जरूर, मैं आपको दिए गए नोट्स को विषय दर विषय, टॉपिक बाय टॉपिक, हिंदी में विस्तार से समझाता हूं, ताकि कोई भी बिंदु न छूटे। भाग एव राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, DPSP जारी। अनुच्छेद 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना। यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसमें यह भी जोड़ा गया कि राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। DPSP का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP, संविधान में यह वर्गीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन सिद्धांतों की प्रकृति के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43, 43A, 47। गांधीवादी सिद्धांत, गांधींग प्रिंसिपल्स, ये सिद्धांत महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित हैं, जैसे कि विकेंद्रीकृत शासन, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और आत्मनिर्भरता। अनुच्छेद 40, 43, 46, 47, 48। उदार बौद्धिक सिद्धांत, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स,
ये सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तर्कसंगत नीतियों पर जोर देते हैं। अनुच्छेद 44, 45, 48 ए, 49, 50, 51। अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत राज्य ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि आजीविका लाइवलीहुड सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिले। बी, संसाधनों का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज देश के संसाधनों का उचित वितरण हो ताकि सभी का भला हो। सी, धन का संकेंद्रण रोकना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ धन और उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित न हो। डी, समान काम के लिए समान वेतन पे पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले। ए, स्वास्थ्य हेल्थ श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा हो और उनका शोषण न हो। एफ, बच्चों का विकास चिल्ड्रन बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर मिले। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 ए, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता इसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये राज्य को निर्देश देता है कि वह ये सुनिश्चित करे कि कोई भी नागरिक गरीबी या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाए। संशोधनों के माध्यम से जोड़े गए डीपीएसपी 42वां संशोधन 1976 अनुच्छेद 39 एफ 39 ए 43 ए 48 ए जोड़े गए। 44वां संशोधन 1978 अनुच्छेद 38 में असमानता कम करने का प्रावधान जोड़ा गया। 86वां संशोधन 2002 अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया प्रारंभिक बचपन की देखभाल। 97वां संशोधन 2011 अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियां जोड़ा गया। मौलिक अधिकार एफआरएस बनाम निदेशक सिद्धांत डीपीएसपीएस इन दोनों के बीच टकराव पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं। चंपकम दोरायराजन केस 1951 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच कोई टकराव होता है तो मौलिक अधिकार मान्य होंगे। गोलकनाथ केस 1967 कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती केस 1973 कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। मिनवा मिल्स केस 1980 कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन की नींव पर आधारित है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाग ईवा मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज अनुच्छेद 51 ए स्रोत यह अवधारणा पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई है। प्रकृति ये वैधानिक हैं लेकिन गैर प्रवर्तनीय नॉन एनफोर्सेबल हैं यानी इन्हें लागू कराने के लिए आप अदालत नहीं जा सकते। इतिहास ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। संख्या शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, वर्तमान में 11 हैं। 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। लागू ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। स्वर्ण सिंह समिति 1976 इस समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। सरकार ने 5 सिफारिशें स्वीकार की और 3 को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकृत सिफारिशें थी कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान। ऐसे दंड को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। कर चुकाना ड्यूटी टू पे टैक्सेस एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। अनुच्छेद 51 ए के तहत 11 मौलिक कर्तव्य प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। सी भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। डी देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ए भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे। एफ हमारी सामाजिक संस्कृति कॉम्पोजाइट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। जी प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। एच वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। आई सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। जे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। के यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।
इसे 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। भाग वी, संघ की कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, अनुच्छेद 52-78, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 52-62, अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, राष्ट्रपति में निहित होगी। वो तीनों रक्षा बलों, सेना, नौसेना, वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। कौन वोट देता है? संसद के दोनों सदनों, लोकसभा जोड़ राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड एमएलएस। दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन वोट नहीं देता? संसद के मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स, और राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य, एमएलसीएस। अनुच्छेद 55, चुनाव का तरीका चुनाव अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट होता है। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति के माध्यम से होता है। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकते हैं। अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने के योग्य है। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, किसी लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न हो। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई द्वारा दिलाई जाती है, उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट, आधार, संविधान का उल्लंघन। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। प्रस्ताव पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। प्रस्ताव को दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी से पारित किया जाना चाहिए। कौन भाग लेता है? संसद के सभी सदस्य, निर्वाचित जोड़ मनोनीत। ध्यान दें, विधायक चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में नहीं। अनुच्छेद 62, रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का समय यदि पद मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण खाली होता है तो चुनाव 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यदि वे भी उपलब्ध नहीं हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, और यदि वे भी नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्य करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 63-71, अनुच्छेद 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा जोड़ राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित जोड़ मनोनीत। योग्यता, भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और निष्कासन कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उन्हें हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत, अफेक्टिव मेजॉरिटी से पारित किया जाना चाहिए और लोकसभा की साधारण बहुमत से सहमति होनी चाहिए। अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित मामले, चुनाव से संबंधित सभी संदेहों और विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर, राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में अंतर, राष्ट्रपति मृत्युदंड और सैन्य न्यायालय, कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अनुच्छेद 74-78, प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख, रियल द फैक्टो हेड होता है। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी, बाइंडिंग होती है। हालांकि राष्ट्रपति एक बार सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। अनुच्छेद 75, मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान। 1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 1A,
मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 91वां संशोधन 2003। 3. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। 5. एक मंत्री जो लगातार 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह मंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 76। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, पद धारण करता है। अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराएं। वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी, लिंक के रूप में कार्य करते हैं। जरूर, मैं आपको दिए गए नोट्स को विषय दर विषय, टॉपिक बाय टॉपिक, हिंदी में विस्तार से समझाता हूं, ताकि कोई भी बिंदु न छूटे। प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अनुच्छेद 78। यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री के 3 मुख्य कर्तव्यों को बताता है, जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वे संघ, केंद्र सरकार के प्रशासन और कानून बनाने के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को दें। बी. यदि राष्ट्रपति संघ के प्रशासन या कानून के प्रस्तावों के बारे में कोई जानकारी मांगते हैं, तो प्रधानमंत्री को वह जानकारी उन्हें देनी होगी। सी. यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर कोई निर्णय ले लिया है, लेकिन उस पर पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री उस विषय को विचार के लिए पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री के पद पर टिप्पणियां। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही हासिल की जा सकती है। इसका मतलब है कि पूरी सरकार की जवाबदेही प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर ही निर्भर करती है। पम. जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की धुरी, द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट, बताया। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी, लिंक के रूप में कार्य करते हैं। भारत के कुछ प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल। जवाहरलाल नेहरू, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री, 16 साल 286 दिन। अटल बिहारी वाजपेयी, शुरुआत में 13 दिन की सबसे छोटी अवधि के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। चौधरी चरण सिंह, 170 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। चंद्रशेखर, 7 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। VP सिंह, 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। HD देवेगौड़ा, 10 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इंद्र कुमार गुजराल, 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। पहेली, क्रॉसवर्ड का हल। पहली पहेली, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अक्रॉस, बाएं से दाएं। 2. री इलेक्शन, पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है। 5. क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। 6. वैकेंसी, रिक्ति। अनुच्छेद 62 कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने से संबंधित है। 7. पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, ये राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनिश्चित काल तक कोई कार्रवाई न करने की शक्ति है। 8. ओथ, शपथ। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। डाउन, ऊपर से नीचे। टर्म, कार्यकाल। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। इम्पीचमेंट, महाभियोग। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, ये संसद सदस्यों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इलेक्शन, चुनाव। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। दूसरी पहेली, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अक्रॉस, बाएं से दाएं। 3. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद, ये समूह राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देता है। 4. आर्टिकल 75, अनुच्छेद 75, ये लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी से संबंधित है। 5. प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वे नामात्र के प्रमुख होते हैं जिन्हें मंत्रिपरिषद सलाह देती है। 6. आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74, यह मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली सलाह से संबंधित है। 9. इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तब वे प्रधानमंत्री थी। 10. जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। डाउन, ऊपर से नीचे। पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, बिना निर्णय के विधेयक को लंबित रखने की शक्ति। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी,
सबसे कम समय तक 13 दिन सेवा करने वाले प्रधानमंत्री। चरण सिंह 1979 में मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, ये संसद सदस्यों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। जरूर, मैं आपको दिए गए नोट्स को विषय दर विषय, टॉपिक बाय टॉपिक हिंदी में विस्तार से समझाता हूं ताकि कोई भी बिंदु न छूटे। भाग वी, संसद, पार्लियामेंट, अनुच्छेद 79-122 भारत की संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटेन, यूके से ली गई है, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। अनुच्छेद 79, संसद का गठन भारत की एक संसद होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: राष्ट्रपति, 2 सदन, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसे उच्च सदन, अपर हाउस भी कहते हैं। लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, इसे निम्न सदन, लोअर हाउस भी कहते हैं। लोकसभा, एलएस, इसे लोगों का सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा, आरएस, इसे राज्यों की परिषद या स्थायी सदन भी कहा जाता है। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है क्योंकि कोई भी विधेयक उनकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। अनुच्छेद 80, राज्यसभा की संरचना, अधिकतम सदस्य संख्या 250-238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नॉमिनेटेड किए जाते हैं। ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, लीसेस के क्षेत्र से होते हैं। वर्तमान सदस्य संख्या 245-233 निर्वाचित जोड़ 12 मनोनीत। चुनाव, सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति से होता है। अनुच्छेद 81, लोकसभा की संरचना, अधिकतम सदस्य संख्या 550-530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान सदस्य संख्या 543, सभी निर्वाचित। नोट, पहले राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करते थे, लेकिन 104 संविधान संशोधन 2019 द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 83, सदनों की अवधि, राज्यसभा, यह एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता। इसके 1/3 1/3 आरडी सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 84, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, भारत का नागरिक हो। न्यूनतम आयु, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अनुच्छेद 85, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, संसद के सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। आमतौर पर 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र फरवरी से अप्रैल, मानसून सत्र जुलाई अगस्त, शीतकालीन सत्र दिसंबर। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। सत्रावसान प्रोरोगेशन, राष्ट्रपति द्वारा एक सत्र की समाप्ति। विघटन डिसोल्यूशन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का अंत। स्थगन अजर्नमेंट, पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष सभापति द्वारा बैठक को अस्थायी रूप से निलंबित करना। अनिश्चित काल के लिए स्थगन अजर्नमेंट साइन डाई, पीठासीन अधिकारी द्वारा बैठक को अगली तारीख बताए बिना समाप्त करना। संसद के अधिकारी ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, अनुच्छेद 89, सभापति चेयरमैन, भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। उपसभापति डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं। लोकसभा, अनुच्छेद 93, अध्यक्ष स्पीकर, लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही साधारण बहुमत से चुने जाते हैं। पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। हटाना रिमूवल, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और उपसभापति को प्रभावी बहुमत अफेक्टिव मेजॉरिटी से हटाया जा सकता है। सदस्यों से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 99, शपथ, प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। प्रोटेम स्पीकर आमतौर पर सबसे वरिष्ठ सदस्य नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 100, मतदान और क्वोरम, किसी भी सदन की कार्यवाही के लिए कोरम न्यूनतम उपस्थिति कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा है। पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष सभापति सामान्य स्थिति में मतदान नहीं करते, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत कास्टिंग वोट देते हैं।
अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए अयोग्यता। कोई सदस्य अयोग्य हो सकता है यदि वह लाभ के पद पर हो, विकृत दिमाग का हो, दिवालिया हो या भारत का नागरिक न हो। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या पार्टी के व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। संसद में भाषण की स्वतंत्रता। सत्र के दौरान और सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों सिविल केसेस में गिरफ्तारी से छूट। यह आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता। विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। विधेयकों का परिचय और पारित होना। अनुच्छेद 107-111 साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। यदि दोनों सदनों के बीच असहमति होती है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। धन विधेयक मनी बिल अनुच्छेद 110 ये केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसे 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और उनका निर्णय अंतिम होता है। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इसके लिए भी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। सहमति देना, विधेयक कानून बन जाता है। सहमति रोकना, पूर्ण वीटो एब्सोल्यूट वीटो, विधेयक समाप्त हो जाता है। पुनर्विचार के लिए लौटाना, निलंबनकारी वीटो सस्पेंसिव वीटो, यदि संसद इसे फिर से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को सहमति देनी होगी। कोई कार्रवाई न करना, पॉकेट वीटो, विधेयक अनिश्चित काल के लिए लंबित रहता है। ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में इसका इस्तेमाल किया था। वित्तीय मामले फाइनेंशियल मैटर्स अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक अप्रोप्रिएशन बिल संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से धन निकालने के लिए इसे पारित करना आवश्यक है। अनुच्छेद 116 लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट बजट पारित होने तक सरकार के खर्चों के लिए अग्रिम अनुदान। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। यह एक अस्थायी कानून होता है। संसद के फिर से सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर इसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा ये समाप्त हो जाता है। एक अध्यादेश की अधिकतम आयु 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकती है। संसदीय समितियां पार्लियामेंट्री कमिटीज ये समितियां संसद के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी और तदर्थ एड हॉक। वित्तीय समितियां फाइनेंशियल कमिटीज लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पैक 22 सदस्य 15 लोकसभा जोड़ 7 राज्यसभा। ये सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमिटी 30 सदस्य सभी लोकसभा से। ये बजट में शामिल अनुमानों की जांच करती है। सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स 22 सदस्य 15 लोकसभा जोड़ 7 राज्यसभा। ये सार्वजनिक उपक्रमों पीएसयूएस के खातों और रिपोर्ट की जांच करती है। इन सभी वित्तीय समितियों के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और कोई भी मंत्री इनका सदस्य नहीं हो सकता। भाग वी राज्य द स्टेट्स अनुच्छेद 152-237 अध्याय 2 राज्य कार्यपालिका स्टेट एग्जीक्यूटिव अनुच्छेद 153-167 इसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल हैं। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वें संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
जरूर, मैं आपको दिए गए नोट्स को विषय दर विषय, टॉपिक बाय टॉपिक हिंदी में विस्तार से समझाता हूं ताकि कोई भी बिंदु न छूटे। भाग वी, राज्य, द स्टेट्स, जारी। राज्यपाल, गवर्नर। अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल। 1. राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद धारण करते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकते हैं। 2. राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकते हैं। 3. सामान्यतः उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 157, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 158, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। वो कोई अन्य लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, धारण नहीं कर सकता। उसके वेतन और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। यदि कोई व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए अनुपात में राज्यों के बीच बांटा जाएगा। अनुच्छेद 159, राज्यपाल द्वारा शपथ। राज्यपाल को शपथ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। राज्यपाल किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा, कम या बदल सकते हैं, लेकिन वे ये नहीं कर सकते मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते। ये शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। सैन्य न्यायालय, मार्शल कोर्ट द्वारा दी गई सजा के मामले में क्षमादान शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। महत्वपूर्ण अंतर, मंत्रिपरिषद की सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी नहीं होती है, जबकि केंद्र में राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 164, मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने तक विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य नहीं बनता, वो मंत्री पद से हट जाता है। अनुच्छेद 165, राज्य के लिए महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ये राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराना। राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। अनुच्छेद 168-212, अनुच्छेद 168, राज्यों में विधानमंडलों का गठन। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल और 1 या 2 सदन होंगे। एक सदनीय, यूनिकैमरल, जहां केवल विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। द्विसदनीय, बाइकैमरल, जहां विधानसभा, लॉ, और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल एलसी, दोनों होते हैं। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ट्रिक, KABUTM। अनुच्छेद 169, विधान परिषदों का उत्सादन, एबिलिशन या सृजन, क्रिएशन। संसद किसी राज्य में विधान परिषद को बना या समाप्त कर सकती है। इसके लिए राज्य की विधानसभा को एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है और फिर संसद इसे साधारण बहुमत से कानून बना देती है। ये प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानी जाती है। अनुच्छेद 170, विधानसभाओं की संरचना। सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं और 500 से अधिक नहीं हो सकती। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष, डायरेक्ट होता है। अनुच्छेद 171, विधान परिषदों की संरचना। सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 1/3 RD से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम 40 होगी। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों, नगरपालिका, जिला बोर्ड द्वारा। 1/12 सदस्य स्नातकों, ग्रेजुएट्स द्वारा। 1/12 सदस्य शिक्षकों, टीचर्स द्वारा। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा। अनुच्छेद 172, राज्य विधानमंडलों की अवधि। विधानसभा, कार्यकाल 5 वर्ष। विधान परिषद, यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। साधारण विधेयक के मामले में विधानसभा के पास अधिक शक्ति होती है। विधान परिषद LC किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने, पहली बार में 3 महीने जोड़ दूसरी बार में 1 महीना तक रोक सकती है। राज्यों में संयुक्त बैठक,
जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। धन विधेयक मनी बिल केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है और विधान परिषद इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 123 के समान है। आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजंस भाग 18 अनुच्छेद 352-360 ये प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 आधार युद्ध बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन। सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति की जगह जोड़ा गया। अनुमोदन घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए। प्रभाव मौलिक अधिकारों पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। अब तक 3 बार घोषित किया गया है। 1962 चीन युद्ध, 1971 पाकिस्तान युद्ध, 1975 आंतरिक अशांति। राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल अनुच्छेद 356 आधार जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। अनुमोदन घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद द्वारा साधारण बहुमत से। यह अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। एसआर बोम्मई केस 1994 ने इसके दुरुपयोग पर महत्वपूर्ण रोक लगाई। वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360 आधार जब भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो। अनुमोदन घोषणा के 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से। भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भाग XX अनुच्छेद 368 ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। प्रक्रिया संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। 24वां संशोधन 1971 इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संशोधन के प्रकार संसद के साधारण बहुमत द्वारा अनुच्छेद 368 के बाहर जैसे नए राज्यों का निर्माण। संसद के विशेष बहुमत द्वारा कुल सदस्यता का बहुमत जोड़ उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत जैसे मौलिक अधिकार DPSP। विशेष बहुमत जोड़ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन। संघीय ढांचे से संबंधित मामले जैसे राष्ट्रपति का चुनाव GST। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भाग V अनुच्छेद 124-147 अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश जोड़ 33 अन्य न्यायाधीश = 34। नियुक्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर की जाती है। योग्यता भारत का नागरिक हो और आय 5 साल तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 साल तक उच्च न्यायालय का वकील रहा हो या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक। हटाना न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। कॉलेजियम प्रणाली कॉलेजियम सिस्टम ये संविधान में उल्लिखित नहीं है। इसका विकास जजेस केस के माध्यम से हुआ है। दूसरा जजेस केस 1993 कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई। तीसरा जजेस केस 1998 कॉलेजियम को 5 सदस्यीय निकाय CJI जोड़ 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश बनाया गया। 99वां संशोधन 2014 संसद ने कॉलेजियम को NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से बदलने की कोशिश की। चौथा जजेस केस 2015 सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। इसके निर्णय कानूनी मिसाल के तौर पर रखे जाते हैं और ये न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार यह केंद्र और राज्यों के बीच या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है।